ऑल राइट बेटा। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था एंड पूछा था कि इनमें से आप आइडेंटिफाई करो कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। उसमें जो पहला मॉलिक्यूल था वो मैंने आपको डबल नाइट्रोजन और मतलब पाइरोल का डेरिवेटिव था। क्या नाम था भाई इसका? बताया था ना मैंने कुछ नाम इसका, नहीं ध्यान है? हाँ, इमिडाजोल, IMIDAZOLE, इमिडाजोल। सो क्या ये एरोमेटिक है आपके हिसाब से? आप लोगों ने ट्राई किया है ना? इज इट एरोमेटिक? क्या लगा था आपको? तो पहला क्वेश्चन तो ये बताओ, ये जो दो लोन पेयर हैं, ध्यान से सुनो, 1 एंड 2, इन दोनों लोन पेयर में कौन रेजोनेंस के थ्रू डिलोकलाइज होगा या दोनों होंगे? मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1 एंड नंबर 2, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस डिलोकलाइज होगा? पहले तो ये समझो। तो पिछले वाले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बेटा अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए और उस sp2 ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए तो वो एडजेसेंट p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है। आप हमेशा याद रखना, sp2 का जो ऑर्बिटल होता है ना 3, ये हमेशा p के परपेंडिकुलर होता है, या यूं कह लो p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू sp2। तो ये sp2 ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर आ गया तो वो कभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कंडीशन फॉलो ही कर रहा हो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N लोन पेयर, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा हो तो भी नहीं करने वाला। तो जो हमने पिरिडीन के केस में देखा था कि लोन पेयर होने के बावजूद ये रिएक्शन मतलब सॉरी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो वैसे ही आपको अगर ध्यान से देखो तो आप अगर इस लोन पेयर को रुका हुआ समझ लो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जबकि ये sp2, इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल में है? sp2 में। तो ये तो नहीं जाने वाला, खत्म। सो कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, पार्टिसिपेट करेगा तो लोन पेयर वहां प्रेजेंट तो नहीं रहने वाला ना, वो तो घूम जाएगा, पाई बन गया तो पूरा सर्कल में घूमेगा। तो अगर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे? sp3 नहीं बोलना। sp3 तो हम अपने समझने के लिए रखते हैं कि लोन पेयर जाएगा या नहीं, रियलिटी में तो अब लोन पेयर भी नहीं है वहां पे, तो आंसर क्या होगा? sp2। सो बोथ द नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, द डिफरेंस इज इसका लोन पेयर यहीं रुका हुआ है और इसका लोन पेयर घूम रहा है। इसका लोन पेयर लेके sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका लोन पेयर छोड़ के sp2 हाइब्रिडाइज है, ये फर्क है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहीं लिख लेना है कि फर्स्ट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन नंबर्ड 1 विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नॉट द 2। ठीक है, तो पहले तो ये क्लैरिटी लेके आना है, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। अच्छा देखो, इस पे और कैसे क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं? मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि बेटा ये बताओ, नाइट्रोजन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? नाइट्रोजन नंबर 1 एंड 2 में कौन ज्यादा बेसिक है? मतलब H प्लस आयन को लोन पेयर कहां से इजीली मिल जाएगा? तो जो लोन पेयर घूम रहा हो रिंग के अंदर, भाई वो तो डिवाइड हो गया कई जगहों पे ना, लेकिन जो लोन पेयर अपनी जगह रुका हुआ हो वो तो आराम से H प्लस को मिल सकता है। तो इसलिए नंबर 2, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू नंबर 1, क्योंकि 1 का लोन पेयर घूम रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दीज आर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, तो चलो आओ देखते हैं, यहां पे रेजोनेंस में दिखाता हूं। तो फर्स्ट आपने लिख लिया ना कि फर्स्ट के केस में रेजोनेंस होगा, सेकंड के केस में नहीं होने वाला है। जल्दी बैठ। तो फर्स्ट इसको मैं लेके चलता हूं, किसी भी साइड लेके जा सकते हो। मैं यहां लेफ्ट से अगर स्टार्ट किया तो क्या होगा? आई हैव टू कीप इट अगेन, ये लोन पेयर और यहां बगल में पाई बॉन्ड, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इन दोनों के, और ये बॉन्ड टूट के नंबरिंग करोगे तो 1 2 एंड 3 पे नेगेटिव जाएगा। आई होप कि धीरे धीरे अब आपका प्रैक्टिस होने के साथ साथ ये सब मिस्टेक नहीं हो रहा होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिस्टेक धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना? ये ऐसे जा रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है।
सॉरी क्या कर रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा वहां पे, चार्ज यहाँ पे आएगा और ये लोन पेयर भी नहीं रहेगा, ये तो पाई बॉन्ड बन गया। अब इस नाइट्रोजन पे प्लस आएगा बेटा, और यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस आने वाला है, माइनस। इलेक्ट्रॉन थे इसलिए मैं उसको पेयर दिखा रहा हूं, डायरेक्ट माइनस भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसने कॉन्जुगेट यहां किया, यहां पे माइनस आ गया। अगले स्टेप में मैं आऊंगा तो क्या होगा, सो ये नेगेटिव फिर इस जगह पे बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। देखो इसका लोन पेयर अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बाकी सेंटर्स एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको अब इन दोनों को जोड़ मत देना, क्योंकि जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा, विच इज नॉट अलाउड। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना, और 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का मतलब कि भाई उसके पास ऑर्बिटल भी 5 रहने चाहिए। बताओ नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 2s है एंड 2p है, इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन भी कराओगे तो टोटल 4 बॉक्सेस ही मिलेंगे ना, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 बॉक्स मतलब ऑर्बिटल में बोल रहा हूं, 2 मिले तो 4 मिला के कितने हुए, 8। जबकि थर्ड पीरियड में जब हम जाते हैं तो वहां पे आपको याद है कि d ऑर्बिटल भी हो जाता है ना, बोलो। सो इसलिए थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स में दे कैन एकोमोडेट, जैसे 3s मिल गया, 3p मिल गया एंड 3d मिल गया, इसलिए बोलते हैं थर्ड पीरियड वाले ऑक्टेट रूल कोई जरूरी नहीं है फॉलो करें, उनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्योंकि उनके पास d भी आ गया है। सो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में sp3 sp3d sp3d2 इस तरह का कोई भी रख लेंगे तो नेचुरली ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये सब सोचते सोचते अब आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जब लगा रहे हो, अगर ये सारे पॉइंट्स दिमाग में लेके आओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप बस आदत बना ली हो एरो ऐसे बनाना है, इसके बाद ऐसे करना है, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो ऐसे केस में आप जनरल गेस कर रहे हो, बेसिकली समझ नहीं रहे हो, फिर आप फंसोगे हर जगह पे ना। हर पॉइंट को सोच सोच के करना है। अब अगला करेंगे, क्या करेंगे बताओ, ये इधर से इधर गया तो तुरंत इस बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा। यहां प्लस आ गई, फिर अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक लोन पेयर पहले ही था, एक और आ गया, तो अब यहां माइनस आ गया, और अगला स्टेप कितने लोग कह रहे हैं कि जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा सर तो अब ये नॉर्मल हो जाएगा। सो कैन वी से दैट कि ये आइडेंटिकल हो गया फर्स्ट से, देखो फर्स्ट और ये आइडेंटिकल है क्या, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग, हाँ तो मतलब इसको काट देना फिर बना करके कि ये पहला ही है, इट इज अपीयरिंग एज। सो कितने स्ट्रक्चर आए, 5। अब देखो मैं जो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। भाई बताओ H+R है, तो H+ को तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, भाई इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये लुईस एसिड है, इसको लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर हमारे पास 2 जगह पड़ा हुआ है, एक नंबर 1 नाइट्रोजन पे, एक 2 पे। लेकिन आप देखो अगले ही पल यहां का लोन पेयर कहां भाग गया, इधर भाग गया नेगेटिव के फॉर्म में, अब तो है ही नहीं। अगले ही पल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अगले ही पल कहां पहुंच गया, मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन, इट इज डीलोकलाइज्ड। जब डीलोकलाइज हो गया तो ऐसे केस में हाइड्रोजन को कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई मैं जाऊं कहां लोन पेयर लेने के लिए, तो इसके पास अपनी एफिनिटी ये कम रखेगा। यहां वाला देखो लोन पेयर यहां भी यही है, यहां भी यही है, यहां भी यही है, यहां भी यही है, यहां तो और अच्छी बात हो गई, नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो हाइड्रोजन इस सेंटर को प्रिफर करेगा।
सो 1 एंड 2 दो नाइट्रोजन के सेंटर में, नंबर 1 एंड 2 विल बी मोर बेसिक, क्योंकि वहां का लोन पेयर वहीं पड़ा हुआ है, H+ आराम से जाके ले सकते हैं। समझ आया बात सबको? अब आते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी का रूल देखने के लिए। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? हाँ जी। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? बिल्कुल, 5 मेंबर तक तो सारे वैसे ही प्लेनर होते हैं। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। अब आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल काउंट करते हैं। तो देखो, दो तो पाई बॉन्ड थे और एक लोन पेयर दिखा मुझे घूमते हुए। सो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 पाई बॉन्ड में कितने हो गए? 4। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सो टोटल डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। और 6 आ गया तो हमारा एरोमेटिक हो गया। सो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हम यहां पे दिखाएंगे, डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 6 चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई इमिडाजोल इज, टेल मी, एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सबको क्लियर हो गया? अगला कौन सा दिया था फिर मैंने? 7 कार्बन पे पॉजिटिव। चलो करें अगला। आइए देखते हैं 7 मेंबर्ड। ध्यान से देखो, पहले तो रिंग अच्छे से बनाओ। 7 मेंबर्ड कई बार बनता नहीं है ढंग से, रिंग बनाने की बार बार प्रैक्टिस करो। अब क्या करें? पाई सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड उठा करके, क्योंकि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 है, ये मैं इसको उठा के दूंगा। लॉस किसका हो गया? इस कार्बन का। फिर से मैं 7 मेंबर्ड बनाऊंगा। यहां एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, बाकी सब अनअफेक्टेड, प्लस यहां आ जाएगा, क्योंकि ये टूटा, ये पूरा उठ के ऐसे गया, तो ये कार्बन दोनों, ये कॉमन कार्बन हो गया। कॉमन कार्बन का तो कुछ नहीं हुआ, इधर भी बनाया उधर भी बॉन्ड बना लिया, लॉस इसका हुआ, तो यहां प्लस आएगा। ये हो गया हमारा नंबर 1, नंबर 2। ऐसे ही चलते जाओगे तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा? 7 बनेंगे। सारे कार्बन पे प्लस आएगा इसके। देखो आप चेक करके, अगर नंबरिंग करके देखना चाहते हो तो वो देख लो। ये गलती नहीं करना ना, बार बार प्लस पे एरो नहीं दिखाना है कहीं पे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे एरो दिखाना है हमेशा। पाई इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है, नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसे एरो कभी नहीं दिखाते हैं कि ये प्लस यहां चला गया। सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन दिखाओ, ऑटोमेटिक प्लस चार्ज आएगा। अगला स्टेप, अगला स्टेप देखो। अंदर से भी दिखा सकते हो, बाहर से भी दिखा सकते हो, इट इज अप टू यू। कितने बन गए भाई अभी तक? सभी लोग अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखना है सबको। अब देखो, ये उठ के यहां जाएगा बेटा, तो प्लस कहां आ जाएगा? फिर ये उठ के यहां जाएगा तो
और लास्ट इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं अगर ये उठ के गया तो आइडेंटिकल हो जाएगा पहले वाले, बना के देख लेना। ये 6 हुआ, ये 7, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए? अच्छा ये देखो सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इक्विवेलेंट हो जाए तो हम प्रॉपर डॉट 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 दिखा के बीच में प्लस डाल सकते हैं। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बेटा ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसका है? किसका है ये? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन का। किसका है ये? कार्बोकेटायन कौन से स्पीसीज होते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल है यार, एरोमेटिक है ये, प्लस नहीं रहता तो एरोमेटिक ही नहीं होता। ये कार्बोकेटायन स्टेबल है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको एरोमेटिसिटी ड्रिवन रिएक्शन डिस्कस करूंगा। ऐसे ऐसे रिएक्शन हो जाएंगे जो नॉर्मली कभी नहीं होते ना, जस्ट बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। नोट कर लिया सबने? इसके बाद और कौन सा दिया था भाई? 7 मेंबर्ड पे नेगेटिव दिया था ना। तो बताओ ये भी साइक्लिक है बेटा, ये भी प्लेनर है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर 6 मेंबर्ड में अगर पाई बॉन्ड लगा रहा है तो प्लेनर समझ में आता है, 7 मेंबर्ड में तो एंगल जो इंटरनल है वो 120 डिग्री ज्यादा नहीं होगा? होगा। आ जाओ देखते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को इंटरनल एंगल निकालने के लिए, बताओ। थीटा इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू, मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये एंगल कितना आ रहा है? 7 - 2 अपॉन 7 इंटू 180। जल्दी बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को, जल्दी निकाल के बताओ। निकालो ना, कैलकुलेशन करो। वन 128 पॉइंट, देख लो, देख के जल्दी बताओ भाई। सब लोग करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों? कितना आ रहा है? हाँ कुछ मिनट बताओ। वैल्यू चाहिए पॉइंट में, कितना टाइम लगता है निकालने में? कितना है भाई? 1 पॉइंट, चलो रफली 128.5। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। जो रिक्वायर्ड एंगल है 120 डिग्री का है, ये एंगल उससे भी ज्यादा हो गया। क्या बिल्कुल वही केस आ गया साइक्लोहेक्सेन जैसा होता था? याद करो साइक्लोहेक्सेन में एंगल कितना? इंटरनल 120 अगर ये प्लेनर हुआ तो, लेकिन रिक्वायर्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन से कितना आता है? sp3 109 डिग्री 28 मिनट। मैंने बताया था जब भी डिविएशन होगा तो एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा। तो एंगुलर स्ट्रेन इसमें होगा ना, इसमें भी है। एंगुलर स्ट्रेन से बचने का कोई तरीका है? अगर जितना एंगल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो एंगल चाहिए रिक्वायर्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री, उससे ज्यादा एंगल हो गया ज्योमेट्रिकली तो मॉलिक्यूल अपने आप को ट्विस्ट एंड बेंड कर लेता है। इसलिए याद करो साइक्लोहेक्सेन वाज नॉट प्लेनर, बल्कि वो चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, इस तरह के अलग अलग कन्फर्मरिक फॉर्म में जाता था। तो क्या यहां पे भी वही केस है? बिल्कुल सर, अंदर का जो एंगल है 128.5 है, जबकि एंगल होना कितना चाहिए? मतलब ये अंदर वाला एंगल ज्यादा था तो ये अपने आप को ट्विस्ट एंड बेंड कर लेता। लेकिन अगर ये ट्विस्ट एंड बेंड कर ले तो कितने लोग कह रहे हैं प्लेनर नहीं होगा, और प्लेनर नहीं हुआ तो एरोमेटिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये सेक्रीफाइस कर लेता है, बोलता है ठीक है मेरे को एंगुलर स्ट्रेन चलेगा बट मेरे को एरोमेटिसिटी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ एरोमेटिसिटी। कभी कभी एंगुलर स्ट्रेन तक को ओवरकम कर लेता है एरोमेटिसिटी। इतना डिसेंट इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें इसी का नाम है एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। समझ पा रहे हो ये बात? अब अगर ये बात समझ गए कि एंगुलर स्ट्रेन है फिर भी ये मॉलिक्यूल प्लेनर रहेगा, क्योंकि इसको एक चीज का बेनिफिट हो रहा है, एरोमेटिसिटी का। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी भी समझाऊंगा, ठीक है? एरोमेटिसिटी आने से रेजोनेंस एनर्जी में बहुत बेनिफिट मिलता है उसको, एंड इसलिए ये मॉलिक्यूल प्रिफर करता है एंगुलर स्ट्रेन लेकर के। समझ में आ गया? आ जाओ अगला केस देखते हैं, जो कि मैंने आपको क्या दिया था। हाँ भाई, यहां पे लिख लेना, एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट बट स्टिल मॉलिक्यूल इज प्लेनर। अभी समझा रहा हूं ना, अगला बता रहा हूं। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, एंड क्या है, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है। और देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना? 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे कंडीशन है, इसलिए ये एरोमेटिक है। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन इज एरोमेटिक। ओके, अब आ जाओ अगला ले लेते हैं, ट्रोपाइलियम कार्बेनायन। ट्रोपाइलियम कार्बेनायन, ट्रोपाइलियम कार्बेनायन को लेके चलते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर अभी रेजोनेंस तो बना लिया था, अब दोबारा क्यों बनाए? अगर ऐसा कर रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस बना रहे हैं, तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इफ इट इज डिलोकलाइज्ड, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा? बोलो। और मैंने क्या समझाया था कि कोई भी मॉलिक्यूल बहुत मजबूरी में हो तभी एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ जाता है, वरना कुछ भी अपना सिस्टम ऐसे रीसेट मारेगा कि वो नॉन एरोमेटिक की तरफ चला जाए, एंटी में नहीं। तो पता है इसमें क्या होता है? क्योंकि ऐसा करने पे एंगुलर स्ट्रेन है और उससे भी बड़ा पेन हो जाएगा अगर ये प्लेनर हुआ तो एंटी एरोमेटिक। तो मॉलिक्यूल बोलता है भाई मैं एक साथ डबल पेन क्यों झेलूं? एंगुलर स्ट्रेन तो मैं झेल इसलिए रहा हूं, कम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एरोमेटिसिटी का गेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां प्लेनर भी हो जाऊं तो एंगुलर स्ट्रेन भी है, और साथ में अगर मैं प्लेनर हो गया तो कॉन्जुगेशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो मैं एंटी एरोमेटिक भी हो जाऊंगा। सो मॉलिक्यूल विल इमीडिएटली चेंज इट्स ओरिएंटेशन एंड इट विल बिकम नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो जाएगा यहां पे, बिल्कुल वैसे जैसे साइक्लोहेक्सेन का होता है। तो भाई ये वाली जो स्टोरी है वो सबके लिए चल जाएगी कि एंगल ज्यादा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा है, तो हमेशा मॉलिक्यूल ट्विस्ट एंड बेंड करके नॉन प्लेनर ही बनता है। लेकिन एरोमेटिसिटी जैसी चीजों का अगर गेन होने लग जाए तो एंगुलर स्ट्रेन सह के वो प्लेनर ही रहना चाहते हैं। तो इसमें ड्राइविंग फैक्टर एरोमेटिसिटी था जो उसको प्लेनर बना दिया। यहां कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, बल्कि उल्टा लॉस ही लॉस है जिंदगी में इसके, इसलिए नॉन प्लेनर बन गया। और जैसे ये नॉन प्लेनर बना, कॉन्जुगेशन ब्रेक कर जाएगा। भाई साइक्लिक कॉन्जुगेशन कैसे होगा? एक का पी ऑर्बिटल ऐसे, दूसरे का पी ऑर्बिटल ऐसे, नॉन प्लेनर हो गया तो पाई बॉन्ड तो नहीं बन पाएगा ना। सो कॉन्जुगेशन यहां पे नहीं हो पाएगा, तो इसको आप बोल सकते हो नॉन प्लेनर। सो नो कॉन्जुगेशन, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ विल बी प्रेजेंट एंड दिस मॉलिक्यूल विल बिकम नॉन एरोमेटिक। अब कहोगे सर ये बताओ, ऐसे तो 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड के केस में आपने दिखाया था कि 3 मेंबर्ड में अगर यहां नेगेटिव आ जाए तो ये एंटी होता है, 4 मेंबर्ड में 2 पाई बॉन्ड आ जाए तो भी एंटी होता है, 5 मेंबर्ड में प्लस आ जाए तो भी बनता है। तो ये सब मॉलिक्यूल आपने कैसे बनाए? क्या ये अपने आप को ऐसा ट्विस्ट एंड बेंड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री, और चाहिए हाइब्रिडाइजेशन से कितना 120। ज्यादा अगर एंगल चाहिए तो ये बढ़ नहीं सकता है, कम कर सकता है। इसलिए हमारे जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चॉइस ही नहीं है। तो अगर वो मॉलिक्यूल कहीं से हम रिएक्शन करा के बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करते, नहीं बनना चाहते, जल्दी इधर आना ही नहीं चाहते, ये इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कहीं बन गया तो बेचारा एंटी एरोमेटिक है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, रिएक्शन में ऐसी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी के अंदर मॉलिक्यूल नहीं जाना चाहते, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल ही दुनिया में बहुत कम है जो एकदम मजबूरी में कभी कभी बनते हैं, बहुत ही मजबूरी में, ठीक है, मोस्टली एरोमेटिक। तो क्लियर हुआ? 7 मेंबर्ड ट्रोपाइलियम में प्लस आया तो एरोमेटिक होगा, प्लेनर होगा, माइनस आ गया तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और जैसे ही वो नॉन प्लेनर हुआ वैसे ही कॉन्जुगेशन ब्रेक कर जाएगा, और कॉन्जुगेशन ब्रेक कर गया तो खत्म कहानी है,
फिर तो हमने जो 4 रूल पढ़े थे उसमें से 2 ही अनसेटिस्फाई हो गया, प्लेनर भी नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो ये एंटी नहीं, नॉन एरो। इसको बढ़िया से लिख लो यार, ये एग्जाम तक जाते जाते भूल जाता है दिमाग से। ठीक है, फ्लो में देख लोगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्योंकि जिनको सिर्फ बनाने की आदत है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, तुमने करा भी दिया होगा रेजोनेंस, मुझे लगता है 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बना भी दिए होंगे तुम लोगों ने। नहीं बनता है, क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया तो कैसा रेजोनेंस, कहां, ये तो मैं बता, कहां रहते हो तुम, किस दुनिया में, मैं बता रहा था तब उस टाइम पे बोला कि एंगुलर स्ट्रेन भी है, और ऐसा भी होता तो डबल प्रॉब्लम आता, इसलिए ये नहीं होगा। okay, to minimize the angular strain and to avoid anti-aromaticity, this molecule becomes non-planar। यही लाइन आपको लिखनी है, to avoid angular strain and to avoid anti-aromaticity, this molecule becomes, कैसा बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। मिटा दूं अब ना ये सब, चलो बेटा इसके आगे देखते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये एक मॉलिक्यूल दिया था मैंने आपको, किया आप लोगों ने, ये किया है, ये भी दिया था ना, नाम क्या है इसका, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, 8 मेंबर्ड। अरे एक बात बताऊं तुम लोग को, जो साइक्लो ग्रुप होते हैं और अल्टरनेट डबल सिंगल रखते हैं, ऐसे क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को अल्टरनेट डबल सिंगल रहना चाहिए पूरे साइकिल में ना, ऐसे क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को एनुलीन बोलते हैं। व्हाट डू वी से, बोलो ना रे मोटू लोग, एनुलीन। इसका नाम होगा एनुलीन 4, इसका नाम है एनुलीन 6। अब अलग बात है कि इसका दूसरा नाम भी है बेंजीन। ये एनुलीन कितना है, हाँ एनुलीन 8। ऐसे एनुलीन 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 18 इवन नंबर में ही रहता है, क्योंकि ऑड नंबर में कभी अल्टरनेट डबल सिंगल आ ही नहीं पाएगा ना। देखो ना, ऑड नंबर मैंने बना दिया, ये डबल आया, सिंगल आया, डबल आया, फिर सिंगल, फिर सिंगल, बेकार हो गया ये तो अल्टरनेट डबल सिंगल आए, ऐसे ही क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एनुलीन। सो ये ऐसे करके जाते जाएंगे। तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन ना लिख के एग्जाम में अगर एनुलीन 8 भी लिख दे तो समझ लेना है कि वही मॉलिक्यूल है। मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, बोलो। देखो एंटी फिर वही लोग बोलेंगे जिन्होंने इसका कॉन्जुगेशन पूरा पूरा करा दिया है, तो एंटी एरोमेटिसिटी से लॉस है ना। और दूसरा कितने लोग कह रहे हैं यहां तो और ज्यादा एंगल चाहिए होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंगल 120 डिग्री इज रिक्वायर्ड, जबकि इंटरनल एंगल निकाल के देखो थीटा इनसाइड कितना आ रहा है, हाँ 135 डिग्री। मतलब यार ये अगर 135 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन से 120 चाहिए तो मॉलिक्यूल अपने आप को ट्विस्ट एंड बेंड कर लेगा। पता है ये कैसा होता है, टब शेप का होता है, टब, सॉरी ऐसा होता है।
ना, टब शेप का, बिल्कुल दो बॉन्ड ऐसे पैरेलल, फिर दो ऐसे गए और आपस में जुड़ गए टब शेप में। तो ये नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर होने से इसको फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? एक तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होना पड़ा और साथ में एंगुलर स्ट्रेन भी खत्म कर दिया इसने ट्विस्ट एंड बेंड करके। तो टू मिनिमाइज अगेन द सेम आंसर, अरे बेटा पता है 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड के बाद तुमको एंटी एरोमेटिक मिलेगा ही नहीं। 6 मेंबर्ड मॉलिक्यूल के बाद तुमको एंटी एरोमेटिक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब एंटी एरोमेटिसिटी आएगी स्ट्रेन भी प्रेजेंट होगा एंगुलर। अब वो मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक बेंड कर लेगा, ट्विस्ट कर लेगा, उसके बाद तुम्हें कोई एग्जांपल नहीं मिलने वाला ऐसा। सिंगल रिंग हैविंग मोर देन 6 कार्बन you will not going to get, you will never get in fact any anti aromatic molecule, सब नॉन एरोमेटिक होंगे, सब नॉन प्लेनर हो जाएंगे। लेकिन इसी में मैं बोलूं इसको थोड़ी लालच दे देता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं इसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना, तो देखो कितना ग्रीडी है, एरोमेटिसिटी अब आ जाएगी, देखो अब एरोमेटिक हो जाएगा। ये सुनो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए भाई? 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सुनो। तो अब ये प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ गई इसलिए ये प्लेनर हो जाएगा। अब एंगुलर स्ट्रेन को झेल लेगा, समझ गए ना? अब 135 डिग्री यानी 15 डिग्री तक का एंगुलर स्ट्रेन ये झेल ले जा रहा है। अब क्या इसका मतलब हम कितना भी डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन क्रिएट करें मॉलिक्यूल झेलता रहेगा? ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। 135 ही लिमिट है। इसके ऊपर वाला करोगे ना एनुलिन 10, ये 8 था ना, एनुलिन 10 करोगे तो ऐसे पूरा फैला फैला के नहीं बनाना है कि पूरा ऐसे बना रहे पूरे 10, ऐसे नहीं बना सकते एनुलिन 10 को, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन पागल हो जाओगे यार। 10 मेंबर डाल के देखो कितना आ रहा है एंगल, 10 मेंबर रिंग में थीटा इंटरनल कितना आ रहा है? 8/10 इंटू 180 करो यार, जल्दी करो यार। 144 कितने डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन हो गया? 120 से नहीं झेल पाता है भाई मॉलिक्यूल। तब वो मॉलिक्यूल अपने आप को कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से बेंड करे। अभी मैं दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो फिलहाल अभी ये लिखो 135 डिग्री तक चल जाता है, 8 मेंबर तक अपने आप को इधर उधर कर लेता है। बना लो, हाँ दो क्यों नहीं घूमेंगे, दो बारी बारी से मोटू, बारी बारी से घुमाओ। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आप ना अगर दो किसी तरीके से अगर आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो या फिर ऐसे कोई बॉन्ड बनाओ जो टूट जाए, तो ये डबल प्लस बनेगा ना, तो ये भी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक विथ एंगुलर स्ट्रेन। देखो ना, ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, दिख रहा है सबको? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं अभी आपको दे रहा हूं, टास्क दे रहा हूं, इसका आप रेजोनेंस दिखाओ। ये तो ऐसी बात कर रहा है कि 2 का कभी इससे पहले देखा ही नहीं। 4 मेंबर्ड में नहीं ध्यान है मोटू तुमको, यहां डबल पॉजिटिव देके नहीं कराया तुम लोगों को क्लास में। एक जगह बस खाली पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन मुंह खोलना है, क्वेश्चन पूछ देना है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। बनाओ जल्दी, बनाओ इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बनाओ जल्दी। नहीं, टफ फॉर्म ही आता है इसका। अच्छा देखो, अब टफ फॉर्म आता है, ये कई लोगों के दिमाग में अगर ये बात नहीं घुसेगी अच्छे से, तो देखो इस पे एप्लीकेशन कैसे पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखाएगा, तभी तो कंफ्यूज हो गए ना तुम लोग। ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे बना दिया तब तो बोलोगे ही कि नॉन एरोमेटिक है। ये बना दिया तब आपको कंफ्यूजन होगी। अच्छा यार, ये तब क्या पता है, दिमाग हमारा कैसा है कि जो डायरेक्ट दिखता है ना उसके आगे की सोचना शुरू कर देता है। अच्छा ये तो साइक्लिक भी दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है, ये 2 चीज तो हो गया। लेट्स थिंक अबाउट द अदर थिंग, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर? आपको कितना मिल जाएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, बस इतना टिक करके आगे निकल लोगे। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन have identical carbon-carbon bond length. Is this statement correct? Cyclooctatetraene, just like benzene, have identical bond length of carbon-carbon. यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, बट आपको मालूम है ये घूमने की वजह से सब जगह यूनिफॉर्म हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा,
बोलो, अरे बोलो भाई। तो सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाते। क्या यहाँ पे भी आइडेंटिकल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो ब्रेक कर गया, रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा बगल वाले से, तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता। तो दो अलग अलग लेंथ इसमें मिलेंगे। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विल नॉट बी आइडेंटिकल। ये इसका अप्लीकेशन रिलेटेड चीज है, यही सब मैं एग्जाम में पूछूंगा और क्या पूछ सकता हूँ। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक पूछते पूछते तो थक ही गया हूँ। So cyclooctatetraene will have two different carbon carbon bond length। क्यों डिफरेंट आ रहा है? फिर से क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, इसलिए सब यूनिफॉर्म नहीं हो पाया। कर लिया बेटा? हो गया, वेरी गुड। कितने बन रहे हैं भाई इसके रेजोनेंस? हाँ, 8 बन रहे होंगे ना? चेक करके देख लो। अरे बनाने में क्या करना है बाबा, देखो मेरे ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। देखो मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से समझो। तो यहां प्लस क्रिएट हो जाएगा, पाई यहां आ गया, प्लस यहां आ गया। अब ये रुकना मत, इसी को आगे कर दो, तो क्या बनेगा? बोलो, यहां प्लस आ गया। ऐसे ही करते चले जाओ, एक बारी यहां आएगा, फिर दोबारा कर दोगे तो फिर आएगा। जैसे देखो ये पहले ये अल्टरनेट क्रिएट हो गया 1, उसके बाद बीच में पाई बॉन्ड, फिर ये अभी जैसे यहां आ गया, दोनों फिर साथ साथ हो गए। तो ऐसे चलता जाएगा, एक करो फिर दूसरा करो, ऐसे करते जाओ। सो देखोगे आपकी साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसके अंदर भी प्रेजेंट है। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को पता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ड्रॉन लाइक दिस, डॉट 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 +2, ऐसे लिखा रहता है। ना, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो दोनों एरोमेटिक हैं, सबको क्लियर हो गया? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द aniline 10. Consider aniline 10 and tell me whether it will be aromatic or not. Aniline 10. Aniline 10. सबको आ गया क्या बात समझ में? एनुलीन 10, टेल मी, आपको क्या लग रहा है? तो आपको बस यही लगेगा ना सर, अगर ये आप कंफर्म कर दो, अगर ये प्लेनर हुआ तो ये पक्का ही क्या होगा? एरोमेटिक। क्योंकि प्लेनर हो गया तो कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा पूरा घूम घूम करके। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एनुलीन 10 का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट अल्टरनेट करोगे 10 कार्बन, मतलब 5 पाई बॉन्ड, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, ये सो नो?
अरे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 ऐड कर दो, फिर और 4 ऐड कर दो, बन गया ना 10 इलेक्ट्रॉन। तो फॉलो कर रहा है। सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये कंफर्म करो कि वो प्लेनर है या नहीं है। सो एक बार एनुलिन 10 बनाओ तो सही, तुम लोग बनाओ, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे मैंने 8 मेंबर बनाया है ऑक्टा टेट्राइन ऐसे करके, ऐसे एक बार 10 बनाओ। 10 बनाओगे तो तुम्हें साफ दिखाई देगा ना कि प्रॉब्लम किस चीज का है, एंगुलर स्ट्रेन का है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एनुलिन 10 यू कांट ड्रॉ लाइक दिस। कितने भाई कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 2 और करने? 2 और कहां से लेके आओ? चलो कर देता हूँ, कोई बात। मान तो जाओगे यार तुम लोग, बहुत कुछ सीखना है अभी तुम लोग को। ठीक है, तो 10 मेंबर्ड हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस। एनुलिन 10 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? वाई? बिकॉज इन दिस फॉर्म थीटा इंटरनल विल बी कितना तुम लोगों ने बताया था? 144 डिग्री, way higher than 120 degree, which is coming from sp2 hybridization. So high angular strain will be there due to high angular strain. ऐसे नहीं रह सकता। फिर कैसे रहेगा? सो एंगुलर स्ट्रेन बिल्कुल मिनिमाइज करना हो तो कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 120। अच्छा, 120 का होना चाहिए तो कितने लोग कर रहे हो? फिर तो 6 मेंबर्ड ही बनाना पड़ेगा, उसी में बनता है 120। बोलो ना। तो बेटा ये होता है ऐसे ही है। 6 मेंबर्ड देखो, 6 मेंबर्ड जैसा मिमिक कर रहा है। यहां बीच में अगर जोड़ देते तो 2 6 मेंबर्ड फ्यूज कर जाते। सो दिस इज हाउ एनुलिन 10 शुड बी ड्रॉन। एनुलिन 10 ना, एनुलिन समझ में आ रहा है सबको? कहोगे अब क्या प्रॉब्लम है सर, ये पाई बॉन्ड सिग्मा पाई प्लेनर भी है, सारा जिंदगी एकदम खुशहाल है। ऐसा स्ट्रक्चर होने में एक प्रॉब्लम है बस, ये भी नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर, इट इज नॉट प्लेनर, नॉन प्लेनर। अब वो क्यों होता है? इसमें एंगुलर स्ट्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉन प्लेनर इसलिए हो जाता है कि देखो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहां पे दोनों लड़ जाते हैं आपस में। याद करो जैसे बोट फॉर्म में रिपल्शन होता था बोट, ये तो बिल्कुल ही नजदीक नजदीक आ गया भाई। अरे 6 मेंबर्ड में बेसिकली अगर आप इनको फ्यूज कर देते तो यही लेंथ अलाउड है ना। मान लो अगर ये 10 सॉरी कार्बन हाइड्रोजन का कितना एंगस्ट्रॉम होगा? मान लो 1 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड है, 2 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस हमें चाहिए, और पता चला यहां 1.5 का ही डिस्टेंस हो, 1.5 एंगस्ट्रॉम का स्पेस हो, और हमें चाहिए 2 कार्बन हाइड्रोजन मिला करके 2 एंगस्ट्रॉम का स्पेस। तो कहां से मिल पाएगा? वो एक दूसरे को पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएंगे ना, चाहे वो कितना भी छोटा एटम हो यार, जबरदस्ती पेनिट्रेट थोड़ी ना कर पाएगा। तो क्या होगा? ये दोनों सामने आएंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन जाने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब रिंग का आधा पोर्शन ऊपर और आधा पोर्शन नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इनके इन 2 हाइड्रोजन के वजह से सारा पंगा हो जाता है। अगर ये हाइड्रोजन यहां से किसी तरीके से हटा दो तुम तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है? यू रिमूव द 2 हाइड्रोजन एंड पुट अ रिंग इंस्टेड ऑफ पुटिंग हाइड्रोजन। अब कोई पंगा नहीं है, दिस इज एरोमेटिक, इसका नाम नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन इज एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट डबल सिंगल भी है, पूरा रेजोनेंस भी अच्छे से होगा। नेफ्थलीन इज एरोमेटिक, जबकि ये एरोमेटिक नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन रिपल्शन। ये रिपल्शन को देखो मैंने ऐसे दिखाया कि एक अंदर एक बाहर की तरफ लेके गया। इट बिकम्स नॉन प्लेनर, इट बिकम्स नॉन प्लेनर, सो नॉन एरोमेटिक। देखो भाई, स्ट्रेस झेलने का एक लिमिट होता है।
अब आप एकदम से जबरदस्ती पेनिट्रेट कराने के चक्कर में लगे दो हाइड्रोजन, वो पॉसिबल है नहीं, सो इसलिए ये नहीं हो पाएगा. दिस विल बी अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग टू गेट नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर rather than एरोमेटिसिटी, बट दिस विल बिकम एरोमेटिक. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं, बड़ा ही वियर्ड सा लगता है लेकिन ये फैक्ट है. पता है, अगर आप ऐसा कुछ कर दो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्या कर दिया मैंने. सो बेसिकली मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जगह पे एक बीच में CH2 ग्रुप लगा दिया, इससे और इससे जोड़ दिया. देखो, दिस CH2 इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे है ये ग्रुप, यहां पे प्रेजेंट है CH2, इससे भी जुड़ा है, इससे भी. अरे बोलो यार, जिसे बाईसाइक्लो कंपाउंड कभी देखा था जिंदगी में? कोई बात नहीं. तो दो ब्रिज कार्बन यहां पे कॉमन हो गए, इसमें भी एंगुलर स्ट्रेन है, बट फिर भी मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे बैलेंस कर लेता है कि ये लगभग प्लेनारिटी को अटेन कर लेता है, एंड दिस बिकम्स एरोमेटिक. बिकम्स एरोमेटिक क्योंकि ये पाई टू पाई का रेजोनेंस हो जाता है, इसका रेजोनेंस हो जाता है, पूरा साइकिल में घूमते हैं ये. इस बाहर वाले दुनिया से कोई मतलब, हमें वो बस दोनों हाइड्रोजन को हटा देना था, वो हटा के यहाँ पे CH2 डाल दो, इनके बीच में कोई बाइवेलेंट ग्रुप डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, नाइट्रोजन कुछ भी कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस विल बिकम एरोमेटिक. बस ये दो हाइड्रोजन हटाना है. सो एनुलीन 10 एरोमेटिक नहीं है, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स एरोमेटिक बन जाते हैं अगर वो ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दिए तो. ये बात लिखो बढ़िया से, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना. एनुलीन 10 इज नॉन एरोमेटिक. क्यों नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन कॉज्ड बाय द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज शोन इन डायग्राम. बट डेरिवेटिव्स ऑफ एनुलीन, जैसे ये कर लो, और क्या कर दो, ऑक्सीजन डाल दो, देखने में बड़ा वियर्ड सा लग रहा है ये, बात समझना, ये ऊपर की तरफ है, ऑक्सीजन लगा दो, नाइट्रोजन डाल दो, बड़ी चेन डाल दो, एक कार्बन के बजाय 10-12 कार्बन की चेन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है, ठीक है, रिलैक्स. दैट विल बिकम एरोमेटिक. तो ये दोनों क्या हैं? एरोमेटिक. ये क्या है? एरोमेटिक नैफ्थलीन. अभी नोट कर लो यहां पहले इसको अच्छे से.
हाँ बच्चों, एक चीज थोड़ा सा लिटिल करेक्शन इज देयर, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर 8 नहीं बहुत ज्यादा बनेंगे, वो बनाते जाओगे बनते जाएंगे, ठीक है, बट एट द एंड इट इज एरोमेटिक, ओके। तो अभी स्ट्रक्चर अपना बनाते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कर लिया सबने, नोट कर लिया यहां तक, ग्रेट। आइए चलिए जल्दी खत्म करो। वैलिड रेजोनेंस बोलना, आता हूं अभी। ये खत्म कर लिया सबने, ओके। तो अब नोट करके क्या लिखना है, आपने देख लिया एनुलिन 10 का हालत क्या है, वो एक साथ ऐसे प्लेनर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। बेचारा ऐसे आया तो यहां पे भी तकलीफ हो गई, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। एनुलिन 10, 12 क्या होगा? एनुलिन 12 ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि 12 वाला तो अगर प्लेनर हो गया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये तकलीफ ये झेलने वाला नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। एनुलिन 14, अब एक बार फिर चांस बनेगा किसका? एरोमेटिसिटी का। यहां भी पंगा आ जाता है, यहां भी पंगा आएगा। बनाओगे थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, एनुलिन 14 का ट्राई करो, इस टाइप में ही बनाने की कोशिश करना है। एनुलिन 14, 12 मत बनाओ, 12 तो वैसे ही नॉन एरोमेटिक होगा, 14 बनाओ। सही लिख रहा हूं? 10, हाँ 14, चलो बनाओ, डू इट फास्ट। और बताओ क्या पंगा है, जल्दी बताओ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। और क्या होगा? डबल स्ट्रेन कैसे झेलेगा मॉलिक्यूल? एनुलिन 14 का स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूं, आप ट्राई मारो और ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो कि उसमें एंगुलर स्ट्रेन ना हो, क्योंकि वो एक साथ ऐसे पूरा ओपन स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा ना। मतलब आपको हिंट मैंने दे दिया कि वो बेंजीन जैसा ही कुछ बनेगा, कुछ कुछ पार्ट बेंजीन का ही रहेगा। ट्राई करो, बनाओ। चलो बेटा मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि तुम लोग सोचोगे, वैसे सोचना अच्छी बात है, सोचना चाहिए भी, बट मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहां तक ले जाओगे तुम लोग। ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो, कुछ तो बनाओ। एंगुलर स्ट्रेन, यू हैव टू अवॉइड एंगुलर स्ट्रेन। देखो अगर एंगुलर स्ट्रेन अवॉइड करना है तो कितने लोग कह रहे हैं इंटरनल एंगल 120 का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन 120 है, और इंटरनल एंगल 120 बनाने का मतलब उसका अपीयरेंस 6 मेंबर जैसा ही आना चाहिए, है ना। तो देखो एक बच्चे ने काफी बढ़िया अटेम्प्ट लिया, बोला कि सर अभी आपने जो बनाया था इसी को एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने का मतलब कि ये 1 2 3 4 हो गया, 5 6, फिर ऐसे बढ़ते चले जाओ 7 8, बोलो ना, ऐसे ही 9 10 11 एंड 12, ये बना दो। एंगुलर स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होगा इसमें। लेकिन कितने लोग ये बोलने जा रहे हैं कि सर अभी तो वहां पे नॉन प्लेनर हो गया था, अभी ये तो तकलीफ में मर ही जाएगा, यहां भी ला दो यहां पे भी ला दो, तो ये स्ट्रक्चर नहीं जाता है। बेचारा इधर ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, दिक्कत है
एक और स्ट्रक्चर इसमें बनाएगा, वो देखो मेरे बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली आप ट्राई नहीं कर पाओगे ना, खुद से बना नहीं पाओगे इसमें, वो बनाने के बाद ही आएगा बेटा। अब मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूं नहीं। अब देखो मैं इजीली समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। काउंट कर लो। अरे देखो ना, ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 एंड 12। एक बार काउंट कर लो यार, गलत तो नहीं हो रहा है? 14 होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ये दोनों छूट गया था, 14 हो गया। हाँ ठीक है। सो यहां से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यस इट इज करेक्ट। अब आप देखो ये पूरा 6 मेंबर्ड का अपीयरेंस दे रहा है, बस ये पूरा कवर नहीं किया है। वैसे एक हिंट दूं आप, हाँ बिल्कुल, अगर आप 6 मेंबर्ड देखो ना, अगर आपको ऐसे बनाना हो, थोड़ा सा पेंसिल यूज करोगे तो आसानी से बना पाओगे। ये इसी स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट मिटा दो बस। कौन सा वाला पार्ट मिटाना है? बीच वाले में ये जितना भी है इसे मिटा दो बस, ये बन गया। पेंसिल यूज करोगे तो नहीं मिटा सकते हो, बोलता हूं तो पेंसिल यूज किया करो। बन गया ना ये ऐसे, और नहीं तो फिर ऐसे सोच लो कि एक तरफ 3 3 फिर 2 2 ऐसे करके बना देना है, ठीक है? बन गया ना। अब यहां पे क्या पंगा है, ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें ये जो चारों चारों हाइड्रोजन है ना, ये पंगा क्रिएट करते हैं। बीच वाले ये चारों हाइड्रोजन, किसी तरीके से आप इन चारों को गायब कर दो, मतलब इनमें रिंग बना करके ऐसे से कर दो, अगेन इट विल बिकम एरोमेटिक। कहां पे? हाँ गायब कर दो, ये भी बन सकता है। यहां से इसको गायब कर दो तो भी बन सकता है। मतलब एनुलीन 14 इज नॉन एरोमेटिक, बट उनके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। उसका डेरिवेटिव पता है, एक तो डेरिवेटिव यही है जो अभी ये बोल रहा था कि सर यहां पे डाल दो, यहां पे ऐड कर दो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रासीन। देखो 2 रिंग है तो नैप्थलीन, 3 आ गए तो एंथ्रासीन, और इसी 3 में एक मैं अलग से थोड़ा सा रिंग अलग कर दूं, ऐसा कर दूं, फिनैंथ्रीन, बिल्कुल सही, ये फिनैंथ्रीन हो गया। दिस इज फिनैंथ्रीन। सो एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन, मतलब खैर ये इसका डेरिवेटिव तो नहीं है, बट मैं समझ गया ना। तो सभी एरोमेटिक है, देख लो, काउंट कर लो नंबर ऑफ कार्बन, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। एनुलीन 14 इज नॉन एरोमेटिक। सो 2 एनुलीन ऐसे हैं 10 एंड 14 जिसमें एरोमेटिसिटी मिल जाती है उनको, बट कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के रिपल्शन की वजह से गड़बड़ हो गया। अब वो अगर आप हटा देते हो तो बन जाएगा। इसके हायर वाले जो है ना, वो आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक आइडिया लगा होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर भी एक्सपैंड कर सकता है, ऐसे करके एनुलीन 18 इज एरोमेटिक। उसके आगे जाओगे तो चांसेस है, बट मेरे ख्याल से हमारा लिमिट तो यार, वैसे मैं बताऊं ऑनेस्टली, 10 तक ही काफी खत्म हो जाता है। एनुलीन 10 तक, वो तो एक्सटेंशन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे को आता है, कहीं तो बताना है, इसलिए मैं करा रहा हूं, समझ रहे हो? तो आगे का मॉलिक्यूल पूछता नहीं है, 10 तक बहुत ज्यादा टफ एग्जाम हो गया तो ही पूछेगा 10 तक, मैं तो पूछने वाला हूँ। ठीक है चलो नोट कर लो, कर लिया सबने? 14 तक कर लो, डिस्प्ले ऑफ सबने नोट कर लिया इसको? एनुलीन 14 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा ऐसे पाई बॉन्ड अल्टरनेट डाल देना ना, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, बट पाई बॉन्ड आप अल्टरनेट डाल दो। सो बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन आर कमिंग वेरी क्लोज, इसके वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर।
ठीक है, नॉन प्लेनर। अब मैं बता रहा हूं, एक बारी ओलंपियाड के एग्जाम में ध्यान से सुनो। देखो ओलंपियाड में लेवल कहीं भी पहुंच जाता है, ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो थिंकिंग एबिलिटी के एकदम लास्ट कॉर्नर तक जाकर चला जाता है क्वेश्चन। तो उसमें एक बारी ऐसा क्वेश्चन दे दिया था और बच्चे बिल्कुल ही समझ नहीं पाए कि इसमें करना क्या है। ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि क्या ये एरोमेटिक है। तो बच्चों ने देखो गलती क्या करी, उनके दिमाग में हक्कल रूल चला गया कि भाई प्लेनर तो दिख ही रहा है, कहीं तरह कोई हाइड्रोजन का रिपल्शन भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने सीधा काउंट कर दिया पाई इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का मतलब कितना हो गया? 16। 16 का मतलब वो 4n सीरीज हो गया। अरे बोलो ना। तो लिख के आ गया एंटी एरोमेटिक। गलत है। गलत इसलिए है कि ये यूजलेस है। ये नहीं भी रहे ना तो ये अपने आप में एरोमेटिसिटी में आ गए हैं। अगर ये आ भी गया तो इसके साथ कॉन्जुगेट ही नहीं करते हैं। दिस पाई बॉन्ड इज अ स्टैटिक पाई बॉन्ड। इसको एकदम अनटच्ड ऐसे ही छोड़ करके ये किनारे किनारे से आपस में ऐसे रिंग करंट बनाते रहते हैं। पेरिफेरल, बीच वाले को टच भी नहीं करते हैं। आप क्या करोगे? काउंटिंग करना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे एग्जामिनेशन में इस तरह के लेवल को टच कर लेता है जिसमें आप सोचो। आप ये बताओ ना, अगर ये पाई बॉन्ड नहीं रहा तो एरोमेटिक है? हाँ जी है। तो ये पाई बॉन्ड आने से क्यों अपने रिंग करंट को डिस्टर्ब करेगा? इसको यहीं पड़ा रहने देगा तो यहीं रहे, बाकी सब घूमते रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक विथ और विदाउट पाई बॉन्ड। इन बोथ केस इट इज एरोमेटिक। ये किसका डेरिवेटिव था? एनुलीन 14 का। और ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, नॉट इन IIT JEE, ओलंपियाड वगैरह में पूछो। ठीक है, चलो बहुत बता दिया यार, इतना जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूं इसको। बहुत है यार, कुछ तो दिमाग में रखे रहो, एग्जाम में आएगा तो देखा जाएगा, है ना। आपके नोटबुक में 10 तक ढंग से नोटेड रहना चाहिए एंड 14 की प्रॉब्लम क्या है वो नोटेड रहना चाहिए। दैट्स इट। तो सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब हेडिंग डालो। अब ये देखो, एरोमेटिसिटी आपने पढ़ लिया है, हमने रिंग का जितना भी हम बियॉन्ड जा सकते थे वो सब हमने देख लिया है ना। अब इनके थोड़े एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, कई बार हमें पता नहीं चलता है, बट कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है क्या। ध्यान से देखो, पूछता है क्या ये एरोमेटिक है क्या। अब अगर ऐसे काउंट कर लो तो बोलोगे सर ये साइकिल के अंदर तो रेजोनेंस ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां तक है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। देखो ना, डबल सिंगल। तो अब क्या करें? तो बोलते हैं एक काम करो ना, ये बॉन्ड ही तोड़ दो। अच्छा, कैसे तोड़ेंगे? इस तरह से तोड़ो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिप्राइव ना हो। डिप्राइव ना होने का तरीका यही है कि अपने पास ही लेके चला जाए इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ध्यान से, इसको दोबारा देखो। अब क्या ये एरोमेटिक दिख रहा है? इसको भूल जाओ कि ये है भी, ये एरोमेटिक है ना। सो यस, दिस इज एरोमेटिक। तो डबल बॉन्ड O आ जाए तो बॉन्ड को एक बारी तोड़ करके देख लेना होता है। अगर ये एरोमेटिक बन गया तो यस इट इज एरोमेटिक। अगर ऐसा करने से नहीं बन पाया, जैसे यही अगर मैं 5 मेंबर्ड के साथ कर दूं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हम लोगों से, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही ये प्लस आया ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये बोलेगा नहीं मैं पीछे ही रहना पसंद करूंगा, ऐसे आना ही नहीं, मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, वो ऐसे ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं इसमें? ये पूछता है कि बताओ इनमें ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, बस यहीं पे ये दोनों दे करके पूछेगा, इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है, पोलैरिटी किसकी ज्यादा है। तो पोलैरिटी के लिए कितने लोग कह रहे हैं चार्जेस चाहिए, प्लस एंड माइनस। अरे डाइपोल वाला यार, प्लस माइनस चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा डिस्टेंस में सेपरेटेड हो, उस हिसाब से कहानी आती। यस और नो? तो कितने लोग कहोगे सर ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था इसमें भी C डबल बॉन्ड हो, इसमें भी C डबल बॉन्ड हो, लेकिन ऐसे देखने से समझ में आ जा रहा है कि इसमें इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा, डॉट 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 प्लस एंड O माइनस। जबकि ये मॉलिक्यूल ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, इसमें प्लस माइनस सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं, यहां तो दिख भी नहीं रहा है,
इट इज मोर पोलर देन दिस, ये पानी में घुल भी सकता है, ये नहीं घुलेगा, समझ रहे हो ना। इस तरह के एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा कि बताओ अगर मैं सामने सोडियम दे दूं तो क्या होगा रिएक्शन, सोडियम। तो आप लोगों को लगेगा कि भाई सोडियम का क्या काम हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे आर वेरी एक्टिव मेटल, ये तुरंत आयोनाइज होके इलेक्ट्रॉन देते हैं। और मैंने एक एटम थोड़ी ना लिया होगा, 1 मोल लिया होगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और पाई बॉन्ड टूट गया तो कितने लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ले करके ये डबल नेगेटिव बन सकता है, और डबल नेगेटिव बन गया अगर ये, तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां सोडियम डाला नहीं कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि ये ऑक्टा वाला एग्जांपल ले ले आपके सामने, और यहां पे क्लोरीन क्लोरीन डाल दे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको समझाया है कि सिल्वर नाइट्रेट कभी भी आता है तो वो AgCl BrAgI के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये किसको ढूंढ रहा है, Cl माइनस। Cl माइनस लाने के लिए इस बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक तरीके से तोड़ना पड़ेगा, तो इस पे प्लस आ जाएगा। सो बिल्कुल यहां पे आता भी है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये आपका डबल पॉजिटिव टूट भी जाएगा। क्यों टूट जाएगा ऐसे, क्योंकि ऐसा करने से ये एरोमेटिक बन जा रहा है, इसलिए होगा। ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये एक्सटेंशन है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ था एग्जाम में कि एक तरफ 7 मेंबर्ड रिंग दे दिया और दूसरी तरफ 5 मेंबर्ड, और इनमें अल्टरनेट डाल दिया, इसका नाम एजुलीन होता है। अब अगर सुन रहे हो मेरी बात, अब अगर एजुलीन को कोई समझे कि इसके पाई बॉन्ड को तोड़ दूं तो एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। अरे इसको ब्रेक करके इधर की तरफ ले जाओ, इसको यहां पे ऐड कर दो, तो यहां देखो इस रिंग पे प्लस आ जाएगा, 7 मेंबर्ड पे पॉजिटिव एंड 5 मेंबर्ड पे आपको नेगेटिव दिखाई देगा। पाई टू पाई का रेजोनेंस में कर रहा हूं, यहां ले गया, यहां ले गया। सॉरी एक बार देख लो यार, गलत तो नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से मैंने चार्जेस गलत, 1 2 3 4 5 6 7 ना, डबल सिंगल, तो यहां डबल लगाऊंगा। एक मिनट बच्चों, ये मैं अगर ऐसे कर दिया तो यहां नेगेटिव और इस रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, चेक करो, देखो कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया ना। और देखो अगर मैं इसको इधर घुमाऊं यहां प्लस आएगा, इसको इधर घुमाऊं यहां प्लस आएगा। मैं चाह रहा हूं पाई बॉन्ड यहां लग जाए, उसके लिए मेरे को कैसे घुमाना पड़ेगा, इस नेगेटिव को अगर इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, तो ये ऊपर जा सकता है। जस्ट लुक एट दिस, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द मल्टीपल स्टेप एट वंस। मतलब मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा जंप मार रहा हूं स्टेप बच्चों, आई होप कि आप बना करके खुद से देख लोगे ना। इसका ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। अब देखो इस रिंग को देखो और इस रिंग को देखो, ये रिंग में 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एरोमेटिक बन गए। एजुलीन इज अगेन अ पोलर मॉलिक्यूल, प्लस माइनस बनता है। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी के। एरोमेटिक अगर बन रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही हो, तो हम इस तरह के चेंजेस एक्वायर करके हम देख लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया, बोलिए हाँ, बोलो भाई, सबको क्लियर हो गया ना। चलो इसको नोट कर लो, कहीं एप्लीकेशन में नोट करना है साइड में तो कर लो, फिर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और ये सब पढ़ाता हूं। मैं आपको सब्जेक्टिव वाला जो पेपर है वो दे देता हूं, और आप घर पे उसको लिख करके इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट उसको सबमिट करोगे, वो चेक होगा प्रॉपर। और अपनी ऑनेस्टी के साथ हाफ एन आवर स्पेंड करना, या तो बोलो तो मैं बाद में भी ले सकता हूं आज ही,
ठीक है, इट्स अप टू यू, इट इज अप टू यू, राइट। आज के बजाय मैं कल भी कर सकता हूं, इट्स अप टू यू। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं, पहले इसको खत्म करो, जल्दी नोट करो। हाँ लिखो, एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे पहला रिएक्शन लिख लो, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन with sodium or potassium forms aromatic dianion। ये जो रिएक्शंस बताए हैं वही उसी को फॉर्म में आपको लिख लेना है। सुनो भाई, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन with sodium or potassium forms aromatic dianion। कौन सा डाइएनायन है ये? साइक्लोऑक्टाट्राईन डाइएनायन। तीन है ना, डबल 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 नहीं, बस ये रिएक्शन लिखो, बस खत्म है। पहला एप्लीकेशन में ये फर्स्ट रिएक्शन, दैट्स इट। सेकंड रिएक्शन लिखो एप्लीकेशन में। हाँ अभी क्या मैं समझा रहा था? एक्सप्लेनेशन ही तो समझा रहा था तुम लोगों को। यार क्या हो तुम, ये साफ साफ एरोमेटिक बन रहा है, अब इसको क्या लिखवा दूं मैं? इट बिकेम एरोमेटिक, ये लिखना चाहते? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था मैंने, भूल जाओ तुम, सीधा लिखो इसको। राइट द रिएक्शन ओनली बेटा, दिस रिएक्शन इटसेल्फ इज एप्लीकेशन ऑफ दिस। द सेकंड रिएक्शन यू राइट, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन फॉर्म्स, क्या बोला था मैंने? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन when treated with sodium or potassium forms, हाँ बस बिल्कुल सही, एरोमेटिक डाइएनायन यार, इट फॉर्म्स एरोमेटिक डाइएनायन। रिएक्शन लिखो ना, कोई जरूरी है सबको वर्डिंग में लिखना? बस उतना ही जरूरत है। राइट डाउन द सेकंड वन, लिख लिया? राइट डाउन द थर्ड वन, दैट एजुलिन एग्जिस्ट इन पोलर फॉर्म। एजुलिन इज अ पोलर मॉलिक्यूल। थर्ड थिंग, एजुलिन इज अ पोलर मॉलिक्यूल। लाइकवाइज आप ये लिखो, दिस इज मोर पोलर, दिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर देन दिस वन। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसलिए सेपरेट हो जाता है, और ये एंटी एरोमेटिक है तो सेपरेट नहीं हो पाता है, ये नहीं बन पाता है। दिस इज मोर पोलर देन दिस वन। ये सब क्या है? एप्लीकेशन ही है, सारे एप्लीकेशन ही। कर लिया सबने? एक लास्ट एप्लीकेशन दिखाता हूं। इतना देर लगाते हो यार लिखने में तुम लोग, 1 घंटे से लिख रहे हो पता नहीं क्या। चलो ये भी मिटा देता हूं ना, जिसको जल्दी खत्म करना है उसे। अरे इसको बना लेना बेटा यार, इसको बना के रेजोनेंस से देख लेना एप्लीकेशन करके, मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो लास्ट एप्लीकेशन दिखाता हूं। देखो कभी कभी ना ऐसे बॉन्ड आपने देखे होंगे, इस तरह के कंपाउंड देखे होंगे, बड़ा डरावना ऐसे, और इसमें ये क्वेश्चन आता है कि किसमें ये रोटेशन आराम से हो जाएगा, रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड। मान लो ये दे दिया और एक और मैंने तुम्हें दे दिया, ध्यान से सुनो भाई। इसमें पूछ ले कि किसमें रोटेशन इजी होगा, तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड के अबाउट कहां रोटेशन होता है? रोटेशन तो सिग्मा के अबाउट होता है।
तो मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा, मतलब पाई किसमें इजीली टूट जाएगा। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो और थोड़ा दिमाग लगा करके इसको अगर ब्रेक डाउन करो तो तुम्हें दोनों पार्ट एरोमेटिक बन जाएंगे, और जब दोनों पार्ट एरोमेटिक बन जाए तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज अलाउड। इसको तोड़ करके इधर करोगे तो आप देखो क्या बन जाएगा, ये this will become negative and this will become positive। बताओ क्या ये पार्ट एरोमेटिक हो गया, ये पार्ट एरोमेटिक हो गया, दोनों एरोमेटिक हो गए। सो यस देयर इज अ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ओवर हियर। जबकि इसको तोड़ोगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस, एक एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, दूसरा एरोमेटिक। तो ये नहीं चाहेगा ऐसा करना। बॉन्ड तभी टूटेगा जब दोनों पार्ट क्या हो जाएं, एरोमेटिक। समझ? अब ये सब ना, ये बिल्कुल नहीं सुनना ही नहीं है, जो छूट गया उसको दोबारा लिख, रिकॉर्ड होता है ना लेक्चर। ये सब क्या नॉनसेंस कमेंट है भाई। अभी जो समझा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी। सो आउट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स relatively rotation about this carbon carbon bond will be easier as compared to this one. What is the reason? Because the single bond character here will be more better। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सिंगल बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि जब हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं और इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि ये पाई उठ के इसके पास आ गया नेगेटिव के फॉर्म में, तो ये भी एरोमेटिक और ये प्लस होने की वजह से ये भी एरोमेटिक। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से एरोमेटिक हुआ और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक हुआ, इसलिए ये रोटेट कर जाएगा और ये रोटेट नहीं करेगा। तो ये बात लिख लेना, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए एंड बी। रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड? बिटवीन ए बी इज अलाउड। जबकि सेकेंड केस में इसको सी डी लिख लो, सी एंड डी आप लिख लो कि सी डी के अबाउट रोटेशन अलाउड नहीं है। और क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि बताओ इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है? अब भी यहां पे वही आंसर है कि भाई ये प्लस माइनस चार्जेस बन गए और यहां नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है। पानी में ज्यादा कौन घुलेगा? जो ज्यादा पोलर होगा। वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा के पूछे जा सकता है। पाई टूट जाएगा तभी तो रोटेट करेगा ना। सिग्मा के अबाउट ही रोटेशन होता है ना, पाई के अबाउट कहां रोटेशन होता है? Conformational isomer occurs because of the rotation about sigma bond। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से बॉन्ड नहीं टूटता है। और अगर आपने पाई बॉन्ड बना दिया तो अब कैसे रोटेट कराओगे? तो तोड़ना पड़ेगा ना। इसी के अबाउट पूरा हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए तभी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, पुराना चीज रिवाइज करना नहीं है तुम लोग को। कौन सा? ये दोनों मतलब नहीं समझ में आया तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? डबल बॉन्ड से है। देख मोटू, यहां अगर तू कार्बन समझ ले तो ये सी डबल बॉन्ड सी है। अब समझ आया क्या है ना कुछ? चलो ठीक, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तुम्हारे साथ ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, बाकी के साथ थोड़ा कम। कभी कभी ये नॉर्मल चीज है वैसे। गॉट इट एवरीवन? समझ आ गया यहां तक? हाँ, अब हेडिंग डालो जल्दी, बात नहीं।
लिखिए बेटा, हेडिंग डालो, हीट ऑफ कंबशन। बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनो, हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहा हूं। ओके, सो अब हीट ऑफ कंबशन क्या है? तो पहले तो ये समझो कंबशन रिएक्शन क्या होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा, कंबशन का मतलब किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने को बोलते हैं, यही कंबशन है ना। जब भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप जलाओगे, सो कार्बन विल गो इनटू CO2, हाइड्रोजन विल फॉर्म H2O। ऑक्सीजन अगर इसके अंदर पहले से ही पड़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, H2O ही बनेगा। मतलब यहां पे कोई अल्कोहल भी ले लोगे तो भी उसका प्रोडक्ट यही आने वाला है। नाइट्रोजन अगर इसके अंदर है तो केस बाय केस बदलता है, कभी NO2 प्रोडक्ट आ जाता है, कभी N2 आ जाता है, वो बदल सकता है। समझ आ रहा है? तो मैं अभी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का कंबशन का बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो इधर अरमान। हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O। नाउ आई विल टेक टू रिएक्शन, आई विल आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन कि अगर बताओ इसको भी जलाओगे तो इसका भी प्रोडक्ट यही आएगा। अब अगर मान लो इसका मैं 1 मोल ले लूं, इसका 1 मोल ले लूं और बोलूं कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मैंने सप्लाई दे दिया है, तो कौन से रिएक्शन में एनर्जी चेंज ज्यादा आएगा, किसमें एनर्जी ज्यादा इवॉल्व होगा? ध्यान रखना सभी एक्सोथर्मिक होते हैं। कंबशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शन इज आर एक्सोथर्मिक, मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब हीट निकलता ही है, तभी तो एज अ फ्यूल यूज करते हैं ना हाइड्रोकार्बन को, एनर्जी रिलीज होता है। तो भाई पहले वाले में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा या सेकंड वाले में, कैसे पता चलेगा? तो एक दो तरीका एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि भाई एक एक मोल लेकर के कंप्लीट कंबशन करा के देख लो कितना हीट इवॉल्व हो रहा है। बगल में चारों तरफ वाटर रख देना, उसका टेम्परेचर जितना राइज होगा उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें ज्यादा हीट निकला, इसमें कम। थ्योरेटिकल तरीका ये है कि आप कितना मोल ऑक्सीजन पर मोल ऑफ दिस कंज्यूम हुआ है उसको देख लो। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ होगा इसका मतलब उतना ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी, तो उसके लिए बैलेंसिंग कर लो। या उतना भी नहीं करना चाहते हो, एकदम ही परम लेजी इंसान हो, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन को काउंट कर लो। जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन एंड कार्बन हो उसमें ज्यादा CO2 एंड H2O बन रहे होंगे, तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही होगी। लिखना शुरू करो, इतना घटिया सा पॉइंट था ये। लिखो, हीट ऑफ कंबशन is the amount of energy released heat of combustion is the amount of energy released when 1 mole of the organic molecule, 1 mole of organic compound is burned completely, 1 mole of organic compound is burned completely, किसके प्रेजेंस में? burned completely in the presence of oxygen, ना, in the presence of oxygen. all right, so heat of combustion का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा HOC, heat of combustion HOC में लिख लो। मैग्नीट्यूड की बात अगर मैं करूं तो ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन बैलेंस्ड रिएक्शन। अच्छा, बैलेंसिंग करते समय किसका ध्यान रखना है? 1 मोल ही ये रहे, ऐसा नहीं कि पता चला इसका तुम 10 मोल ले लो और इसका 1 मोल और यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट देखने लग जाओ, सब बेकार हो जाएगा। इसका 1 मोल फिक्स करके ही बैलेंसिंग करना है, ठीक है? या फिर तरीका क्या है? नंबर ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और क्या तरीका है? अच्छा चलो, तो ये तो हो गया। अगर मुझे हीट ऑफ कंबशन की बात करनी है तो मैं बोलूंगा कि भाई मीथेन से ज्यादा किसका होगा?
C2H6 का उससे ज्यादा क्या होगा? C3H8 का उससे ज्यादा किसका होगा? C4H12 का। ये सुनो, सॉरी, H10 का। हीट ऑफ कंबशन का ये ऑर्डर होगा ना, HOC का ऑर्डर, कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं तुमको ऐसे दो मॉलिक्यूल दे लूं, इसमें और इसमें, जो आइसोमेरिक हो। रुक जाओ, ये भी आइसोमेरिक नहीं है, मैं तुमको आइसोमर देता हूं। ये कौन सा आइसोमर है भाई, बताओ, जल्दी बताओ। विच आइसोमर इज दिस? सिस है। और ये कौन सा आइसोमर है बेटा? ये ट्रांस है, और ये सिस है। अब देखो दोनों का फॉर्मूला क्या है? C4H8। अब तो भाई कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम, ऑक्सीजन भी सेम। अब कैसे डिसाइड करें? तो देखो, पहली बात, रिएक्शन कौन से नेचर का है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बोलो ना। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे होगी तभी डेल्टा एच नेगेटिव आता है। ये एक्सोथर्मिक। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं होती है। कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो ना। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, तो ट्रांस नीचे आ जाएगा भाई, जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी लो। यहां सिस ऊपर रहेगा। अभी कितने लोग कह रहे हैं ट्रांस के केस में जो एनर्जी का गैप होगा प्रोडक्ट के साथ, वो कम हो जाएगा, सिस के साथ ज्यादा। तो किसमें ज्यादा एनर्जी निकला? जो अनस्टेबल है। जो स्टेबल है उसका एनर्जी कम, यानी हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन ये किसके लिए लगाना है? आइसोमर्स के लिए। आइसोमर नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। जल्दी नोट करो। सो आपको आंसर करना हो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, तो क्या बोलोगे? कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो कम एनर्जी निकलेगी, सिस कम स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। और वो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया कि कैसे होता है। ट्रांस इज मोर स्टेबल एंड सिस इज लेस स्टेबल। सो एक का डेल्टा एच ये आएगा और दूसरे का डेल्टा एच ये। या फिर याद कर जाओ स्टेटमेंट ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन सिर्फ आइसोमर के लिए लगाना, किसी और के लिए नहीं लगाना। चलो अगला हेडिंग डालो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। चलो देखो बेटा, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, है ना। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या जलाओगे जी? क्या बकवास कर रहे हो? हाइड्रोजिनेशन का मतलब, हाइड्रोजिनेशन, एशन का मतलब होता है एडिशन। सो हाइड्रोजन का आप एडिशन करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी चेंजेस आएंगे वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है। अभी आता है कि हाइड्रोजन ऐड क्यों होगा? तो ऐड तभी होगा जब कहीं पे पहले से ही डबल बॉन्ड बनाओ, ताकि जब वो डबल बॉन्ड टूटे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दो बन जाए। तो हाइड्रोजनेशन किस पे होगा? अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजनेशन कैसे डिफाइन करोगे बेटा? देखो ध्यान से, हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेचुरेशन ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड को तोड़ करके क्या लगाएगा वो? सिंगल बॉन्ड।
एक बात बताओ, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा 2 बने और टूटा कितना, एक सिग्मा एक पाई टूटा। ब्रेक क्या हुआ, सिग्मा एन पाई, सिग्मा मजबूत होता है, पाई थोड़ा कमजोर होता है, और इधर बने क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड, ज्यादा मजबूत बॉन्ड बने, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तोड़ना कमजोर बॉन्ड को है तो एनर्जी कम यूटिलाइज होगा। ओवरऑल एनर्जी निकला 500, कंज्यूम हुआ 400, नेट एनर्जी बाहर ही निकलेगी, मतलब ये डेल्टा एच क्या होगा, इसका भी नेगेटिव। सो हाइड्रोजनेशन इज अगेन एक्सोथर्मिक जस्ट लाइक कंबशन। बस फर्क ये है कि कंबशन में पूरी तरीके से सब टूट फूट करके CO2 H2O बन जाते हैं, हाइड्रोजनेशन में सिर्फ पाई टूटता है और सिग्मा सिग्मा बन जाता है। तो इसलिए फोकस होकर एग्जाम में ये देखना है, अब नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नहीं देखना है, अब हमें क्या देखना है, कितने पाई बॉन्ड थे। जितने पाई बॉन्ड टूटेंगे उतने ज्यादा सिग्मा बनेंगे, उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगेन पाई बॉन्ड अगर सेम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, वही कहानी है जैसे इसका था। पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो, समझ आ रहा है सबको, नोट करिए, लिखिए इसके बारे में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखिए। व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, amount of energy released, amount of energy released when amount of energy released when 1 mole of the given unsaturated molecule, 1 mole of the given unsaturated molecule is saturated completely by hydrogenation, saturated completely by hydrogenation। अब देखो एक एग्जांपल इसका ये है कि अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है और यहां 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हो तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और इसका डेल्टा एच नियरली 120 किलो जूल पर मोल आता है। मैं बोल दूं कि इसी में ऐसे 2 पाई बॉन्ड हो जाए और यहीं पे हाइड्रोजन हो जाए तो इसकी एनर्जी रफली, हाँ जी, -120 इंटू 240 किलो जूल हो जाएगा। क्यों हुआ, 2 इंटू -120, भाई 2 पाई बॉन्ड को तोड़ करके 4 बन रहे हैं, 2 बनने पे इतनी एनर्जी निकलती है, 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी। समझ में आया, बोलो, आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड। अगला एक गुगली मारने वाला हूं, ध्यान से सुनो। अगला गुगली ये है कि अगर 3 पाई बॉन्ड हो गए तो यहां पे 2H2 था, यहां 3H2 होगा। हम एक्सपेक्टेशन लगा के क्या बैठे हुए हैं, डेल्टा एच थ्योरेटिकल, हमने क्या सोच रखा है कि भाई एनर्जी आएगी 360 डिग्री में लिख रहा हूं, देख रहे हो क्या हो गया तुम लोग के साथ रहते रहते, मुझे 360 हो गया। यहां पे वैल्यू एक्सपेक्टेड है, बट पता है प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी निकलती है, रुक जाओ अभी भागो नहीं, कितना निकल रहा है, जस्ट 208। ये क्या मजाक हो गया, ऊपर वाले में तो यार 2 पाई बॉन्ड थे, यहां 3 बॉन्ड है। लेकिन बेटा ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक, और ये अपना पावर दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल ही नहीं इधर जाना चाह रहा हूं, मुझे तोड़ना है तो कुछ जो एनर्जी तुम्हारी निकली हुई है मेरे एरोमेटिसिटी को बर्बाद करने में खर्च करोगे, उसके बाद ही निकलूंगा। तो वापस ये कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेता है एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। ये पावर दिखा रहा है, 3 पाई बॉन्ड तोड़ने के बावजूद इसकी एनर्जी 2 पाई बॉन्ड वालों से भी कम निकली। और
कभी पूछे एग्जाम में रेजोनेंस एनर्जी बताइए, रेजोनेंस एनर्जी पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? तो बोलते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बस। सो 360 माइनस 208 करो, कितना आया बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी? हाउ मच? 152। इतना ज्यादा स्टेबल है, सोचो नॉर्मल मॉलिक्यूल, अगर ये घूम नहीं रहा होता पाई बॉन्ड, तो सोचो कि जो एनर्जी होती इसकी वो 152 किलो जूल हायर होती। इसलिए कभी ना किताबों में ऐसे दिखाया होता है कि भाई कैनोनिकल फॉर्म यहां है, उनकी एनर्जी बराबर ही है कैनोनिकल फॉर्म की, और हाइब्रिड फॉर्म यहां, इनके बीच का जो गैप होता है, अगर मैं एनर्जी ले लूं तो इनके बीच का जो गैप है बेटा, यही रेजोनेंस एनर्जी। कभी आपसे पूछे व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड फॉर्म विथ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप हो। अब कहोगे सर एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए तो एक्चुअल वैल्यू हमें मिलती है, और थ्योरेटिकल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, कि एक पाई बॉन्ड तोड़ने में इतना एनर्जी लगा तो लीनियर हिसाब लगाने लग गए, 3 तोड़ने में कितना एनर्जी निकलना चाहिए, इतना। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और प्रैक्टिकली तो जो आ रहा है, जितना हीट बाहर निकला है उसको हमने मेजर किया, वो वैल्यू पता चला इतना हो गया। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है यही रेजोनेंस एनर्जी है। देख रहे हो ना, अगर एरोमेटिसिटी नहीं आता ना तो आंसर इसी का ज्यादा होता, पाई इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह सबको क्लियर है भाई? बोलिए, सबको क्लियर है ना? हाँ, इसको नोट कर लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन तीनों का नोट कर लो, लास्ट में ये लिख लो कि बिकॉज इट इज एरोमेटिक इसलिए एनर्जी बहुत कम रिलीज हुई, एंड देन राइट डाउन अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी विल बी द लास्ट स्टेप। लिख लेना बेटा, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? लिखो, रेजोनेंस एनर्जी इज द, हाँ पहले इसको लिख लो, बाकी डायग्राम बनाते रहना ना। लिखो, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड हाइब्रिड फॉर्म, इन दोनों के बीच का गैप है। निकालते कैसे हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट? थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाउ डू वी कैलकुलेट? थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ गए ना? अच्छा, ये करोगे तो देखो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबल है, दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस, और ये बात लिख लेना यहां पे ना, और यहां पे कैलकुलेट करके लिख भी लो, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू माइनस 360 माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। कितना आएगा बेटा? माइनस 360 माइनस ऑफ माइनस 120, कितना आ गया? 208। जी क्या कर रहे हो यार तुम? माइनस 208 था ना, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कितना आ रहा है? माइनस 152 किलो जूल। नहीं, वो तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए पूछा था,
मॉड तो तब लगाएंगे ना जब हमें सिर्फ साइन के साथ चाहिए, तो यही आंसर है। तो देखते हैं कौन क्विक आंसर करेगा। ये बताओ, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। किसका? इसका ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। पाई इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो ना? अरे पाई इसका भी एक ही टूटना है, इसका भी एक ही टूटना है, बट इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसमें ज्यादा। इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन नहीं देखते हैं ना, इसमें सिर्फ पाई देखते हैं, इसलिए पाई की स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, ठीक है। सो वहां पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया है, वहां पे नंबर ऑफ पाई पहले है, फिर स्टेबिलिटी है। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, चलो बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटी का डिस्कशन हो गया, सब चीज। अच्छा देखो, एक दो टर्म आप लोगों ने पूछ रखा था जो आपको तंग कर रहे होंगे सॉल्व करते समय। एक तो है होमोलॉगस सीरीज, क्या होता है? हाँ जी, देखो जब दो फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला कोई भी लिखा हो, जैसे मान लो C3H6O एंड दूसरा लिख दूं मैं C4H8O, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो CH2 का आएगा। सो ऐसे सेम फंक्शनल ग्रुप वाले ऐसे कंपाउंड जिसमें डिफरेंस CH2 यूनिट का हो, तो उसको होमोलॉगस बोलते हैं। जैसे मीथेन के बाद अगला सीरीज में कौन आएगा? इथेन। उन दोनों के बीच डिफरेंस निकालो, CH2। प्रोपेन एंड ब्यूटेन में निकालो, CH2। ये होमोलॉगस होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, नहीं तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, फिर एक आता है प्लस एम माइनस एम। क्या होता है? ये बड़ा आ रहा होगा, प्लस एम माइनस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो बेटा, आप लोगों ने अभी रेजोनेंस दिखाया है ना, ध्यान से सुनो, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। अगर ये लोन पेयर अंदर चला जाए, यहां नेगेटिव क्रिएट हो जाए, ऐसे इफेक्ट को प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। कभी लोन पेयर अंदर की तरफ चला जाए तो अंदर नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाले कोई भी स्पीशीज आ जाए, वो सब प्लस एम है। OH भी करेगा, O माइनस भी करेगा, NH2 भी करेगा, सब करेंगे यार, तुमको मालूम है। और माइनस एम कौन होगा? जो बाहर खींच ले जाए। जैसे यहां C डबल बॉन्ड OH डालो, तो मैंने बोला था ना, इसके पाई को अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि ऑक्सीजन को आप 6 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, वो अलाउड। तो ये बाहर की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं माइनस एम। खुद की तरफ अगर लेके आए तो माइनस एम, अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो प्लस एम। तो लोन पेयर हो, नेगेटिव हो, ये सब प्लस एम की तरह बिहेव करते हैं, बाकी सब माइनस एम। समझ में आ गया सबको? सो विद दिस एवरीवन, वी आर डन विद द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अगली क्लास से हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, कार्बोकेटायन कार्बेनायन क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।